अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप सबका वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल स्केरी स्टोरीज़ विद मुर्शिद। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट 30 वीडियोस कंप्लीट हो गई हैं और आज हमारे चैनल को बने हुए 2 महीने भी कंप्लीट हो गए हैं। पहले दिन से अब तक मेरी इस चैनल को लेके काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी कि ये 2 महीने में ऑलमोस्ट मोनेटाइजेशन पे कंप्लीट चला जाएगा, पर नहीं। हमने ऑलमोस्ट 2 मंथ में सिर्फ़ और सिर्फ 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए और ऑलमोस्ट 3K व्यूज़ हासिल किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट मंथ हम इसको बहुत अच्छे से आगे लेकर जाएँगे। आप में से जो लोग मेरी वीडियो पे कमेंट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी मुझे इसी तरह मोटिवेट करते रहेंगे और हम इंशाल्लाह मिल के इस चैनल को एक अच्छा और एक बेस्ट हॉरर स्टोरीज़ चैनल बनाएँगे। चले आएँ आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। ज़रूरी बात, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। चले आएँ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी हमारे साथ फ़ारूक ने शेयर की है। फ़ारूक बताता है कि मैं बेसिकली पेशे से एक ताजर हूँ। मेरा काम है, मैं अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट शहरों में जाके सेल करता हूँ, उनकी मार्केटिंग करता हूँ। उस दिन भी इसी तरह मैं एक फैक्ट्री में गया जहाँ मैंने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी थी। मार्केटिंग से फारिग हुआ तो काफ़ी टाइम हो चुका था। मगरिब की अज़ानें आ चुकी थी। मैं अपने घर से ऑलमोस्ट कोई 150 किलोमीटर दूर था। तब मैंने फ़ैसला किया कि आज रात मैं यहीं किसी होटल में गुजारूंगा। वो फैक्ट्री शहर से काफ़ी बाहर थी और आसपास कोई ख़ास आबादी नहीं थी। एक बंदे से पूछने के बाद पता लगा कि यहाँ से थोड़ा सा दूर एक अड्डा है, वहाँ शायद कोई होटल हो। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ एक पुराना बोसीदा होटल था। जब मैं उस होटल के दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ था तो एक बूढ़ा आदमी मुझे घूर रहा था। वो बूढ़ा आदमी उस होटल का चौकीदार था। जब मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि क्या आपके पास कोई कमरा अवेलेबल है, उसने कहा हाँ कमरे तो हैं, पर उस एक कमरे को छोड़ के जिस मर्जी कमरे में तुम्हारा दिल करे रह लो। मैंने उसकी बात बिल्कुल हल्की से सुनी और मैं अंदर चला गया। पता चला कि होटल सिर्फ और सिर्फ 8 कमरों पर मुश्तमिल है। वो होटल रिहाइशगाह के लिए नहीं मशहूर, वो होटल सिर्फ और सिर्फ खाने पीने के लिए मशहूर है और वो 8 कमरे इन्होंने ट्रक ड्राइवरों के लिए मखसूस किए हुए हैं। ये कमरे बाजार लाइन में सीधे 8 कमरे थे, जिनमें से आखिरी कमरा उस दिन मुझे मिला। मैं उस कमरे में पहुंचा, अपना सामान रखा, रिलैक्स हुआ और लेट गया। काफ़ी थका हुआ था, दिन सारा बाइक पे सफ़र कर करके अब जिस्म टूट रहा था कि मुझे नींद आने लगी। ये कमरों की लाइन जहाँ ख़त्म होती थी उसके पीछे सारा हिस्सा वीरान पड़ा हुआ था। झाड़ियाँ और दरख्तों के अलावा कुछ नहीं था। मुझे उस जगह से किसी की पायल की आवाज़ आने लगी। मैं दरअसल काफ़ी कच्ची नींद का मालिक था। हल्की सी आवाज़ भी मेरी नींद खोल देती थी। मैंने महसूस किया कि कोई बार बार मेरी खिड़की के सामने से गुजर रहा है। कभी वो दरवाजे के सामने आके रुके और कभी खिड़की के सामने आके रुके। मैंने इस चीज़ को 4-5 मरतबा महसूस किया। मैंने उन कदमों की आवाज़ों को काफ़ी इग्नोर करने की कोशिश की, मगर वो कदमों की आवाज़ें बहुत पुरस्रार थी, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो फर्श पे। हल्के हल्के कदम रखे और वो पायल की छन-छन मुझे काफ़ी मुतासर कर रही थी। आखिरकार तंग आए, मैंने खिड़की की तरफ देखने की कोशिश की। जैसे ही मेरी नज़र खिड़की पर गई तो मैंने वहाँ एक औरत को बैठे देखा। मेरा दिल दिमाग एकदम से सुन्न हो गया और मैं चौंक गया। मैं एकदम से झटके से उठा। जब मैंने दोबारा उस खिड़की की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। वो एक चौरस खिड़की थी और खिड़की की बाहर वाली साइड पे पन्नी थी और जिस तरह एक औरत वहाँ चिमड़ के बैठी हो, वो एल्यूमिनियम की शीशे की खिड़की थी। मैं खिड़की के पास गया और मैंने खिड़की को बहुत तहम्मुल से देखने की कोशिश की कि ये मेरी आंखों ने क्या देखा है। मैं जब खिड़की का मुआयना कर रहा था तो मैंने खिड़की के ऊपर 5 उंगलियों के निशान देखे और वो मुझे महसूस हो रहा था कि वो बाकायदा किसी एक औरत के हाथ का निशान है। मैं दोबारा आकर अपने बिस्तरे पर लेट गया। मुझे लेटे फ़कत कोई 5 मिनट गुजरे होंगे। मुझे एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो।
वो आवाज़ भी बहुत पुरस्रार थी। एक बहुत मीठी सी आवाज़ थी, जैसे कोई ये कहना चाह रहा हो कि अब आ तो गए हो, मुझे भी मिल जाओ। ये आवाज़ मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ डाल रही थी। जैसे ये आवाज़ मेरे कानों में आने लगती, मेरे दिल की धड़कन आहिस्ता आहिस्ता भारी होती, जैसे सांस उखड़ कर आ रहा हो। मैंने आखिरकार बाहर जाके देखने का फैसला किया कि आया देखूं तो सही ये क्या चीज़ है। मैंने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला, दरवाज़ों के सामने जो फर्श की बन्नी थी, उसके ऊपर एक औरत खड़ी हुई थी। मेरी आंखों ने उस औरत को वहां खड़े देखा। जैसे ही मैंने उसको बुलाने या आवाज़ देने की कोशिश की, ना मेरे हाथ मेरे काबू में थे मैं उसको इशारा कर पाऊं, ना मेरी जुबान से आवाज़ निकल रही थी। आप भाई यकीन नहीं करोगे कि उस टाइम वहाँ क्या हुआ। उस टाइम वहाँ कुछ ऐसा हुआ जो मैं शायद बयान करके भी आपको समझा ना पाऊँ। कि ज़रा सा एक लम्हा गुजरा। वो कोई 5वें दरवाजे के पास खड़ी हुई थी और हर कमरा मैक्सिमम 10 से 12 फुट का था। तकरीबन तकरीबन वो मुझसे 70 फुट दूर खड़ी हुई थी। बस कुछ सेकंड्स, मैं सेकंड कहना भी मुझे लगता है कि गलत होगा। आप ऐसे समझें कि पलक झपकने की देर थी कि वो औरत मेरे बिल्कुल मुंह के सामने आकर खड़ी हो गई। एक खूबसूरत औरत जिसका जिस्म बिल्कुल सफ़ेद था, जैसे जिस्म में खून ना हो, एक मैयत हो। वो एक लम्हे मेरे सामने खड़ी रही और फिर कहीं गायब हो गई। तो 2-4 मिनट के बाद मेरे जिस्म में जान वापस आई, तो मैंने वहां से जाने का फैसला किया। मैं अंदर आया और अपना सामान उठाने लगा और कमरा बंद हो गया, जैसे किसी ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया हो। अब वो चीज़ मुझे उस कमरे के अंदर मौजूद महसूस हो रही थी। ये कैफियत शायद वही बंदा समझ सकता है जिसने कभी ऐसा कोई मंजर देखा हो। मेरे कमरे की लाइटें एकदम से बंद हो गई। कमरे सारे में एक अजीब सी ठंडक थी, बहुत ही एक अजीब सी ठंडक। कमरे में एक अजीबो गरीब तेज सांस की आवाज़ थी। उस इंतहा के अंधेरे में, उस इंतहा की खामोशी में, वो सांस की आवाज़ें मेरे करीब आ रही थी। मैं बस अपने रब को याद कर रहा था। मैं चाह कर भी चीख नहीं पा रहा था कि आया मैं लोगों को बुलाऊं, कोई मेरी मदद को आए। मेरे मुंह से अल्फाज निकल ही नहीं रहे थे कि उन्हीं लम्हों में मेरे फ़ोन पे किसी की कॉल आई। वो कॉल मेरे लिए रहमत बनकर आई थी। वो कॉल मेरे घर से आई थी। फ़ोन अपनी जगह पर बज रहा था कि उस फ़ोन करने वाले की मेहरबानी थी कि उस कमरे में एकदम से वो खामोशी टूटी और एकदम से कमरे का दरवाज़ा खुला और कमरे की लाइटें ऑन हो गई। मैं वहीं एक दीवार के साथ बुत बन के खड़ा हुआ था कि कुछ लम्हों के बाद मेरे जिस्म में जान वापस आई। जैसे ही मैं फ़ोन उठाने के लिए आगे बढ़ा तो फ़ोन बंद हो गया, कॉल कट गई। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैंने फ़ोन को जेब में डाला। मैंने फ़ोन को जेब में डाला और अपना ज़रूरी सामान उठाया और वहाँ से जाने लगा। मैंने दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा पहले खुले ही ना। मैंने काफ़ी ज़ोर लगा के वो दरवाज़ा खोल तो लिया, पर जब मैं बाहर निकला तो अभी 2 कदम चला तो मुझे महसूस हुआ मेरे पीछे कोई चल रहा है। मेरे कदम तो ना रुके पर मुझे घबराहट बहुत हो रही थी। मैंने हल्का सा गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो पीछे तो कोई नहीं था, पर जैसे ही मैंने गर्दन सीधी की वो औरत बिल्कुल मेरे सामने थी। मेरे हाथ पैर फिर साकन हो गए। वो औरत बिल्कुल मेरे कान के पास आई और कुछ कहने लगी। मैं उसकी बात सुन नहीं सका क्योंकि उन्हीं लम्हों में कहीं मैं बेहोश हो गया था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं उस कमरे में उसी बिस्तर पर लेटा हुआ था। मैंने जल्दी जल्दी सारा कुछ उठाया दोबारा से और बाहर भागा। जैसे ही मैं उस होटल की मेन साइड पर आया तो लोग मेरी तरफ बहुत हैरानी से देख रहे थे। मैं उनकी तरफ बड़ी घबराई हुई आंखों से देख रहा था और वो भी मुझे बहुत शक की निगाहों से देख रहे थे। मैंने किसी से कोई बात ना की और जल्दी से जाके अपनी बाइक पर बैठ गया। उस चौकीदार ने मुझे बहुत मुस्कुराहट से देखा। मैंने बाइक स्टार्ट की और चौकीदार के पास जाके ब्रेक लगाई। उसने कहा मैंने तुम्हें मना किया था कि उस एक कमरे को छोड़कर किसी भी कमरे में चले जाना। मैंने उससे पूछा कि वहाँ क्या था।
उसने कहा कि यहाँ एक लड़का लड़की भाग कर आए थे। उन्होंने एक रात यहाँ क़याम किया और जो लोग उनको ढूंढने आए उन्होंने उस लड़की को वहीं कत्ल कर दिया। तब से वो औरत उसी कमरे में कैद है। उम्मीद करता हूँ कि भाई आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आई होगी और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि मेरे व्यूवर्स को ये स्टोरी पसंद आई होगी। आज के बाद मैं इस तरह की और मज़ेदार स्टोरीज आपके लिए ढूंढ ढूंढ के लाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी अगली वीडियो की तरफ, जो कि 30 वीडियोस कंप्लीट होने की जगह पर एक एडिशनल सरप्राइजिंग वीडियो है। चैनल पे व्यूज़ दिन ब दिन बढ़ने के बजाय कम हो रहे हैं, जिससे मैं बहुत डिमोटिवेट हो रहा हूँ। मुझे आपकी दी हुई मोटिवेशन और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है ताकि हम इस चैनल को लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकें। चले आए स्टोरी को शुरू करते हैं। आज की स्टोरी हमारे साथ ताहिर ने शेयर किया। ताहिर कहता है कि जी अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं बहुत पहले ही कॉल सेंटर इंडस्ट्री में दाखिल हो गया था। रात की ज़िंदगी गुजारना अब मामूल बन चुका था। सारा दिन सोना, सारी रात जॉब करना। हम 4-5 दोस्तों ने काफ़ी अरसे मेहनत के बाद अपना कॉल सेंटर बनाने का फ़ैसला किया। एक पुरानी सी सस्ती सी जगह पर जाके हमने किराए का छोटा सा घर लिया और वहीं एक अपना छोटा सा सेटअप शुरू किया। शुरू में तो सब कुछ नॉर्मल था। असल खौफनाक बात तो तब शुरू हुई जब मुझे वो फ़ोन कॉल पहली बार आई। इस कॉल को सुनने के बाद मेरी ज़िंदगी से सुकून जैसे कहीं गायब हो गया। हर चीज़ अजीब होने लग गई। हम ऑलमोस्ट 3 दोस्तों ने मिलकर कॉल सेंटर शुरू किया था और नई जॉब पे हमने 2 लड़के भी हायर किए थे। एक कमरे में मैं बैठता था, एक कमरे में 2 लड़के और बाहर हॉल में वो 2 लड़के बैठते थे और साथ एक मेरा दोस्त जो कि उनको गाइड करता था। एक रात यूं ही मैं कॉल्स कर रहा था कि डायलर पे एक कॉल आई जिस पे लिखा हुआ था अननोन कॉल, जबकि डायलर नंबर शो करता था। इस कॉल के ऊपर ना कोई नंबर ना कोई नाम था। मैंने कॉल रिसीव की। कॉल रिसीव करने के बाद मैंने पूछा हेलो कौन, तो कोई जवाब ना आया। ये इंग्लिश कॉल सेंटर था, हम यूरोप बेस्ड कैंपेन पे काम करते थे। आगे से उर्दू में कोई बोला, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं मर चुका हूँ। मुझे लगा कि कोई हमें स्कैमर समझकर हमारे साथ मजाक कर रहा है। मैं हंस पड़ा। मैंने आगे से उसको फिर काहिल करने की कोशिश की। मैंने काफ़ी 2-4 मिनट लंबी चौड़ी बात की। फिर दूसरी तरफ से एक अजीब सी चीख सुनाई दी। वो चीख काफ़ी गूंजदार थी कि मुझे मेरे हेडफोन उतारने पड़े और कॉल कट गई। मैंने बाहर बैठे अपने दोनों दोस्तों को अंदर बुलाया और उनको सारा मामला बताया। उन दोनों ने मुझे बहुत तसल्ली दी और कहा कि भाई हम तो कोई स्कैम कर ही नहीं रहे, तो ऐसी किसी भी फेक कॉल से परेशान होने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। तुम अपने काम पे ध्यान दो, अल्लाह बेहतर करेगा। इस वाक़े को भी कोई 3 दिन गुजरे कि एक रात वो कॉल फिर आई, वही अननोन कॉल। इस बार कॉल उठाकर मैंने कोई आगे से बात नहीं की, बस सुनता गया कि आगे वाला क्या कहता है। कोई 1-1.5 मिनट की खामोशी के बाद आगे से एक आवाज़ आई, मैं मर चुका हूँ, मैं दफन हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। मैंने बिल्कुल तजस्सुस भरी आवाज़ से पूछा, हु, कौन? आगे से कोई जवाब नहीं आया और कॉल फिर डिस्कनेक्ट हो गई। मैंने फिर अपने दोनों दोस्तों को अंदर बुलाया और हमने उस डायलर सॉफ्टवेयर में वो नंबर ढूंढने की कोशिश की। उस नंबर का पूरे डायलर सॉफ्टवेयर में कोई नामो निशान नहीं था। मेरे दोस्त ने कहा कि मैं तुम लोगों को कहता था कि ये अननोन डायलर ना बाय करो, ये कोई इस डायलर में ग्लिच है। ये डायलर वाले जानबूझकर ये फ्रॉड करते हैं, क्योंकि अगर कोई कॉल किसी कॉलर ने की होती तो उसकी हिस्ट्री ज़रूर होती। हम लोगों ने ये बात आपस में डिस्कस की और डायलर चेंज करने का फ़ैसला किया कि कहीं ये डायलर वाले हमारे साथ कोई बड़ी गेम ना खेल लें। क्योंकि वो कॉल और वो आवाज़ सुनने के बाद वो आवाज़ मेरे दिमाग से कभी निकल ही नहीं पाई। मैं इन लोगों को बताता होता था कि वो बार बार मुझे सुनाई देती है।
मैं बाज़ औक़ात घर में भी अकेला बैठा होता था तो मेरे कान में वो आवाज़ आती थी कि मेरी मदद करो। हम लोगों ने तंग आए वो डायलर चेंज कर लिया। नया डायलर, पहला दिन। मैं अभी उस डायलर को टेस्ट करने के लिए बैठा था कि पहली कॉल ही वो अननोन कॉल निकली। कॉल उठाने के बाद इस बार वो आगे वाला इंसान काफ़ी बेइज्जत था। कि तुम मेरी मदद के लिए क्यों नहीं आते? तुम्हें मैं इतनी मर्तबा कह चुका हूँ, तुम्हारे अलावा कोई शख्स मेरी मदद नहीं कर सकता। एक आधा मिनट नॉन स्टॉप यही बात दोहराता गया। मैंने 4-5 मरतबा डिस्कनेक्ट के बटन को स्क्रीन पे क्लिक किया पर वो कॉल कट ही नहीं रही थी। जैसे ही मैंने पहली मरतबा डिस्कनेक्ट का बटन दबाया वो बंदा खामोश हो गया। मैंने कुछ 4-5 मरतबा डिस्कनेक्ट का बटन दबाया और उसकी खामोशी वहीं कायम थी, जैसे वो मुझे देख रहा हो। जैसे ही मैंने अपने कमरे में इर्द गिर्द नज़रें घुमाई तो कोई नहीं था। जैसे ही मेरी नज़रें स्क्रीन पर वापस आई तो कॉल खुद ब खुद ही कट गई। मैंने हेडफोन्स उतार के टेबल पर रखकर बाहर आके खड़ा हो गया। उस मायूसी की हालत में खड़े हुए मेरे दोस्तों ने मुझे देखा तो मेरे पास आकर पूछा कि यार खैरियत है, क्या बात है? मैंने उन दोनों को कहा कि वो कॉल दोबारा आई है। हम लोग फिर साइड वाले कमरे में जाकर वो ही बात डिस्कस करने लगे। उन दोनों ने कहा ये कैसे हो सकता है? जब मैंने उन्हें पूरा वाकया बताया तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा ना हो कि ये जगह हॉन्टेड हो। ये मकान हमें सस्ते में ज़रूर मिला है पर अल्लाह ना करे कि ये किसी शैतानी ताकत के कब्ज़े में हो। Who knows? कौन जानता है? हम सब ने दिल ही दिल में ये फैसला किया कि ये जगह छोड़ देनी चाहिए पर अभी हमारे हालात ऐसे नहीं थे। हमने पहले ये जगह बहुत मुश्किल से पैसे जोड़ के ली थी। मैंने इन लोगों को कहा कि तुम लोग काम जारी रखो, मैं कल आता हूँ। ये क्या है कि मैं घर के लिए निकल गया। जैसे मैंने घर दाखिल होने के लिए दरवाज़ा खोलने लगा तो दरवाजे के ऊपर मदद लिखा था, जैसे किसी ने नाखूनों से वो दरवाजे का पेंट खरोदा हो और खरोद के लिखा हो कि मदद। ये देखने के बाद मैं काफ़ी घबरा गया। मैंने अंदर आके ये सारा वाकया अपने घर वालों को भी बताया। काफ़ी लोग तो मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रहे थे। मैंने उनको कहा कि आओ मैं आपको दरवाजे पे वो लफ्ज़ लिखा हुआ दिखाता हूँ। जैसे ही हम दरवाजे पे वो लफ्ज़ देखने गए तो दरवाजे पे वो लफ्ज़ कहीं लिखा ही नहीं हुआ था। दरवाजे का पेंट कहीं से उखड़ा नहीं हुआ था। ना मुझे मेरी आंखों पर यकीन आए। ये सब मुझे कुछ कहना चाह रहे थे, ना मुझे इनकी बातों पर यकीन आए, क्योंकि अभी मैं वो लफ्ज़ यहाँ लिखा हुआ देख कर अंदर गया था। मैंने उस जगह पे दोबारा न जाने का फ़ैसला किया और काफ़ी दिन मेरे बहुत अच्छे भी गुजरे और मुझे लगा कि वो जगह हॉन्टेड थी और मैंने बाकी दोस्तों को भी यही कहा कि हम वो जगह छोड़ देते हैं। उन दोस्तों ने मुझे मुतमिन करने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमें यहाँ अब महीना हो गया है, हमने कभी यहाँ कोई ऐसी चीज़ महसूस नहीं की। मैंने उस जगह पे दोबारा न जाने का फ़ैसला कर लिया हुआ था। उनके काफ़ी इसरार के बाद भी मैं उस जगह पे कभी दोबारा नहीं गया। मैंने कोई 1 महीना कोई जॉब नहीं की। इन दोस्तों ने मुझे कहा कि यार ना तुम काम करते हो, ना तुम ऑफिस आते हो, तो किस बात के हम तुम्हें पैसे दें। हमारे बीच में दरार आना शुरू हो गई कि मैंने इनको कहा कि भाई चलो मैं भी आज से काम दोबारा से स्टार्ट करूँगा। मैं उस दिन दोबारा से काम करने के लिए बैठा, लैपटॉप खोला। जैसे ही लैपटॉप की स्क्रीन ओपन की, डायलर खोला भी नहीं था कि वही अननोन कॉल आ गई। इस बार तो मेरे अंदर कॉल रिसीव करने की हिम्मत भी नहीं थी। मैंने लैपटॉप की स्क्रीन वहीं बंद कर दी और उठ के खड़ा हो गया। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं लैपटॉप तोड़ दूँ। थोड़ी देर के बाद मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन करके पूछा, हाँ भाई कितनी सी सेल हुई है? तो मैंने उसे आगे से बताया कि भाई आज फिर वही हरकत दोबारा हुई है। सारी बात उसे एक्सप्लेन करने के बाद मैं चुप करके वहीं बैठ गया। शिफ्ट ख़त्म होने के बाद वो दोनों दोस्त मेरे घर आए। उन्होंने कहा चलो हमारे सामने दिखाओ उन्हें। उन्होंने कहा तुम वो कॉल उठाओ, पूछो कि वो कौन है और वो क्या चाहता है। तुम खामखा उस कॉल से डर रहे हो। उन्होंने कहा चलो हमें भी दिखाओ कि वो कॉल कब आती है।
इन लोगों के सामने मैंने अपना लैपटॉप रखा, लैपटॉप ऑन किया। लैपटॉप अभी वाईफाई के साथ कनेक्ट भी नहीं था कि लैपटॉप पे वो कॉल आ गई। मैंने वह कॉल स्पीकर पे अटेंड की और आगे से फिर एक अजीब सी खामोशी। फिर थोड़ी देर के बाद एक आवाज़ आई उस तरफ से। मैंने मदद तुमसे मांगी थी, ये कौन है? मेरे दोनों दोस्तों के चेहरे का रंग उड़ गया। हम तीनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। हम तीनों में से मेरा एक दोस्त बिलाल काफ़ी हिम्मत वाला था। इसने बुलंद आवाज़ से पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? दूसरी तरफ से आवाज़ आई कि मुझे मार कर किसी जगह पर दफन कर दिया है। मुझे नहीं पता कि ये जगह कहाँ है, प्लीज मेरी मदद करो। हम दोनों घबराई हुई शक्लों से बिलाल की तरफ देख रहे थे। बिलाल ने जवाब दिया कि भाई हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कि तुम दुनिया के कौन से कोने में दफन हो, हम कैसे तुम्हारी मदद करें। ये सुनने के बाद वो कॉल कट गई और काफ़ी दिन हम उस कॉल का इंतज़ार करते रहे, पर वो कॉल दोबारा नहीं आई। भाई वो कॉल तो दोबारा नहीं आई, पर वो एहसास आज भी मेरे साथ है। मैं आज भी कभी तन्हाई में बैठा होता हूँ तो मेरे कानों में वो आवाज़ गूंजती है, जैसे कोई कब्र के अंदर कैद मुझे अभी भी बुला रहा हो। ये थी जी इनकी स्टोरी। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसे अपने तमाम दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह हम इस चैनल को बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। मिलते हैं इसी तरह की एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।